हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। तो कंफर्म करेंगे क्विकली आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है आपको। योर ऑडियो वीडियो इज ओके, प्लीज कंफर्म क्विकली। सो कर दीजिए कंफर्म आपका ऑडियो आपका वीडियो इट्स ओके, सो दैट वी कैन स्टार्ट। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट। कर दें कंफर्म, योर ऑडियो वीडियो इज ओके। सो जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में आ चुके हैं सभी कंफर्म कर देंगे क्विकली, ताकि हम डिस्कस कर सकें। तो कल यानी हमारा जो लास्ट सेशंस थे उनके अंदर हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। सो कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, तो फर्स्ट लेट अस डिस्कस दोस क्वेश्चंस और फिर हम आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है आज के लिए। What information must be disclosed under Section 129 subsection 5 of Companies Act 2013 if financial statements do not comply with the accounting standards? तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ मैच नहीं कर रहे हैं तो क्या डिस्क्लोज करना होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129 सबसेक्शन 5? ओनली डेविएशंस फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ओनली रीजंस फॉर सच डेविएशंस, only financial aspects, some effects arising out of such deviations, या ये सारे के सारे डिस्क्लोज करने होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7, तो आपके लिए कौन सा आंसर एप्रोप्रिएट नजर आता है आपको? सो विच अपीयर्स टू बी एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस? सो लास्ट सेशंस में हमने इन एस्पेक्ट्स को प्रॉपरली डिस्कस किया है, तो अगर आपने उनको ठीक से अंडरस्टैंड किया तो इसका आंसर देने में आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। सो व्हाट विल बी आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7? सो इट इज ऑल दीज, ये सारे के सारे ही हमें डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। सो आंसर विल बी ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट कमेटी एडवाइजेज central government for formulation and laying down of accounting policies and accounting standards for adoption by corporate sector before being replaced by NFRA? कौन सी वो कमेटी थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती थी NFR आने से पहले? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? तो NFR बनने से पहले, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी बनने से पहले, तो कौन सी कमेटी इनमें से या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता था? क्वेश्चन नंबर 8। So what is the answer for question number 8? Question number 8. What will be the answer for question number 8? So it was National Advisory Committee on Accounting Standards. That is the answer C. So answer C is the right answer here. What is purpose of accounting standard number 1? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 जो है AS1 हम जिसको कहते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू डिफरेंट एंटरप्राइजेस, बोथ A एंड B और नाइदर A नॉर B। तो कौन सा लगता है हमें कि इसका पर्पस है? क्वेश्चन नंबर 9। सो व्हाट विल बी द आंसर? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जिसको हम लिखते हैं
AS1, इसका पर्पस क्या है? सो इसके दोनों ही पर्पसेस है। बेटर अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और कंपैरिजंस के लिए भी हमें प्लेटफॉर्म ये तैयार करके देता है। सो दोनों ही पर्पज हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया वेयर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में बी अडॉप्टेड बाय डिफरेंट एंटरप्राइजेज? इनमें से कौन सा वो एरिया नहीं है जहां डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज कैन बी अडॉप्टेड बाय डिफरेंट एंटरप्राइजेज? गुडविल का ट्रीटमेंट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, सैलरी पेमेंट्स का ट्रीटमेंट, प्रॉफिट ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का रिकॉग्निशन। इनमें से कौन सा वो एरिया नहीं है जहां पे डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज कैन बी अडॉप्टेड? कौन सा नहीं है, ये आंसर हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सॉरी फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कौन सा वो एरिया नहीं है? Which is not that area? तो जहां डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हो सकती हैं वो गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉफिट ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ सैलरी पेमेंट इससे बाहर हो जाता है। सो दिस इज नॉट दैट एरिया जहां पे डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज कैन बी अडॉप्टेड बाय डिफरेंट एंटरप्राइजेज। तो ए में, बी में, डी में, so there can be different policies by different enterprises, but on salary there cannot be a different treatment. Which fundamental accounting assumptions do not require specific disclosure in the financial statement? अगर कोई फर्म फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस को अडॉप्ट करती है तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वो कौन सी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल, गोइंग कंसर्न, कंजर्वेटिज्म एंड कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, कंजर्वेटिज्म एंड मटीरियलिटी, मटीरियलिटी, गोइंग कंसर्न एंड कंजर्वेटिज्म। सो इनमें से किसका अगर कंप्लायंस होता है तो फिर जो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, सो व्हाट विल बी द आंसर? सो क्या आंसर रहेगा इसके लिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए? सो इट विल बी आंसर ए। तो आपको लास्ट सेशंस के अंदर नोट करवाया था कि अगर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट को और अक्रूवल कंसेप्ट को फॉलो किया जा रहा है, जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशंस हैं, तो उस केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्पेसिफिक डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन इज डिस्क्लोजर ऑफ ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज रिक्वायर्ड? तो अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया जाए तो डिस्क्लोजर कब चाहिए? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर हैं। सो सभी ऑप्शन आंसर को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर देने की कोशिश करें।
Yes, what is the answer for question number 12? So question number 12 के लिए आंसर रहेगा A. Only when it has a material effect in the current period. So when a disclosure of a change in accounting policy is required, तो अगर current period, when it has material effect in current period or reasonably expected it will have effect in later period also. तो जिसका इम्पैक्ट करंट पीरियड में भी होगा और फ्यूचर में भी जिसका इम्पैक्ट होगा तो उसका डिस्क्लोजर इट इज रिक्वायर्ड. व्हाट इज पर्पस ऑफ डिस्क्लोजिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज? सो हर ऑर्गेनाइजेशन को ये पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो डिस्क्लोज करनी होती हैं. उनका पर्पस क्या है? टू हाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय द एंटरप्राइज, to create confusion in the mind of the stakeholders, to promote transparency and comparability, to mislead the stakeholders. तो कौन सा पर्पस आपको लगता है अप्रोप्रिएट पर्पस है? क्वेश्चन नंबर 13. So which is the appropriate purpose? Question number 13. So appropriate is to promote a transparency and comparability because बाकी सारे के सारे नेगेटिव हैं. So this is the only positive. तो ट्रांसपेरेंसी आती है डिस्क्लोजर से और कंपेरेबिलिटी बनती है उससे, ताकि हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं. Which of the following is not an example of an area where different accounting policy may be adopted by different enterprises? तो इनमें कौन सा एरिया आपको लगता है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट्स और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो which of the following is not an example of an area where different accounting policies may be adopted by different enterprises? तो उसी पैटर्न के ऊपर ये सेकंड क्वेश्चन है. तो which of the following is not an example of area where different accounting policies may be adopted? तो इनमें कौन सा वो एरिया है जहां पे डिफरेंट पॉलिसी नहीं होंगी, एक जैसी पॉलिसी रहेंगी? तो वो एरिया हमने आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन नंबर 14 में. So it is current assets का वैल्यूएशन. तो वैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट्स. What is purpose of compliance with accounting standard number 1? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 को हम कंप्लाई करते हैं, उसका पर्पस क्या है? टू अवॉइड लीगल एक्शन बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज, टू फैसिलिटेट मोर मीनिंगफुल कंपैरिजन बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू डिफरेंट एंटरप्राइजेस, टू अवॉइड फाइनेंशियल पेनल्टीज, और कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इज नॉट नेसेसरी. तो पर्पस क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 को कंप्लाई करने का? So question number 15, which appears to be a proper purpose? तो पर्पस है टू फैसिलिटेट मोर मीनिंगफुल कंपैरिजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू डिफरेंट एंटरप्राइजेस. तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर होता है तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं दो ऑर्गेनाइजेशंस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का. When should a fact be disclosed if a fundamental accounting assumption is not followed? अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption को फॉलो नहीं किया जाए तो when should a fact be disclosed? Always when it has material effect, when it does not have a material effect on the financial statements, or disclosure of non-following of fundamental accounting assumption is not required at all. तो when should a fact be disclosed? अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन को फॉलो नहीं किया जाता.
तो ऑलवेज डिस्क्लोज करना होगा, या जब इसका मटेरियल इफेक्ट है तब डिस्क्लोज करना होगा, या जब उसका मटेरियल इफेक्ट नहीं है तब डिस्क्लोज करना होगा। सो क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए इट हैज टू बी डन ऑलवेज, तो ये हमेशा फॉलो करना होगा, ऑलवेज इट हैज टू बी फॉलोड। चलिए फ्रेंड्स, जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे ताकि हम आगे क्विकली प्रोग्रेस करें। सो कई स्टूडेंट्स हैं जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है, तो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे ताकि हम आगे चलें। तो अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 की। एक और इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अभी जो क्वेश्चंस पूछे गए उसमें मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे उसके अंदर। तो उसके पीछे एक ही रीजन हो सकता है कि आपने उसको रिवाइज ना किया हो, जिसके कारण आप वो आंसर नहीं दे पाए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, और ये स्टैंडर्ड रिलेट करता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन को। इन्वेंट्री क्या होती है? सो इन्वेंट्री हम कहते हैं रॉ मटेरियल को। इन्वेंट्री में आता है स्टॉक इन प्रोसेस। इन्वेंट्री में आती हैं फिनिश गुड्स। ये मेन पार्ट्स हैं इन्वेंट्री के। इसके साथ हम कई बार कंज्यूमेबल्स को भी ऐड कर लेते हैं। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 है वो इसको रिलेट करता है कि इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाए। सो इस स्टैंडर्ड को ओरिजिनली 1981 में इशू किया गया और इसको मार्च 2016 में रिवाइज किया गया। सो बनाया गया था ICAI के द्वारा और रिवाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। सो दिस स्टैंडर्ड was originally issued in June 1981 by ICAI और इसको रिवाइज किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन मार्च 2016। Standard has been revised for entities other than companies by ICAI। सो जो तो कंपनीज को रिलेट करता है उसको तो रिवाइज कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, और जो कंपनीज को रिलेट नहीं करता अदर देन कंपनीज उसको भी रिवाइज किया गया 2016 के अंदर, लेकिन ये रिवीजन किया गया काउंसिल ऑफ ICAI। और ये मैंडेटरी है फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। तो इसकी कंप्लायंस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। So it deals with the determination of the values at which inventories are carried in the financial statement। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। सो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के भी अंदर हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं, ओपनिंग स्टॉक भी दिखाते हैं, और बैलेंस शीट के अंदर भी हम क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते हैं। तो किस वैल्यू के ऊपर इनको दिखाया जाए उसका जो डिटर्मिनेशन होना है वो इसके साथ ये स्टैंडर्ड डील करता है। सो इट डील्स विद
डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू के हमारे जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू क्या है, उसको डिटरमिन करने के साथ ये स्टैंडर्ड रिलेटेड है। Inventories are to be valued at lower of cost और net realizable value। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है कि इन्वेंट्री को जब हम वैल्यू करेंगे तो उसमें हम दो चीज़ों को देखेंगे, एक होगा कॉस्ट, दूसरा होगा उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। उसको सेल करेंगे, सेल करने के बाद उसके ऊपर हमें नेट बेसिस के ऊपर क्या अमाउंट अवेलेबल होता है, तो दोनों में जो लेस होगा वो उसकी वैल्यू मानी जाएगी। तो अगर कॉस्ट उसकी 100 है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू उसकी हुई हमारे पास लेट अस से 113, तो उसकी वैल्यू 100 मानी जाएगी। और अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू उसकी बनती है लेट अस से 98, तो फिर 98 को उसकी वैल्यू मानी जाएगी। सो विच एवर इज लोअर दैट इज टू बी फॉलोड। Weighted average cost or first in first out method is permitted where goods are ordinarily interchangeable। अगर गुड्स ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल हों तो उन केसेस के अंदर दो और मेथड हैं, एक हम जिसको कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड और एक होता है फिफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फिर इन मेथड्स को भी यूज किया जा सकता है। तो नॉर्मली इट विल बी दिस मेथड, बट वेयर गुड्स कैन बी इंटरचेंज्ड, तो उन केसेस के अंदर हम इनमें से किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। यहां तक हर चीज को हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं यहां तक, तो क्विकली मुझे कंफर्म कर देंगे दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली। यस, कर दीजिए कंफर्म। तो आपकी स्क्रीन थोड़ी देर के लिए ब्लैंक रहेगी, तो अभी वो ठीक हो जाएगी। मैं इसका एनिमेशन ज़रा ठीक कर रहा हूँ। तो आपकी स्क्रीन अगर ब्लैंक नज़र आती है तो इमीडिएटली वो सही नज़र आना शुरू हो जाएगी। यस, इट इज़ ओके नाउ। सो कर दीजिए कंफर्म, एवरीथिंग इज अंडरस्टूड टू यू प्रॉपरली। कर देंगे कंफर्म, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन की। सो NQ टाइप कर सकते हैं, स्माइलिंग आइकन भी पोस्ट कर सकते हैं, बट डू इट क्विकली। कर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी। ऑल ऑफ यू प्लीज कंफर्म। So I'm waiting for that confirmation from you that you are been able to understand everything properly. All of you सभी confirm कर देंगे जरा। Now, specific identification method is allowed when goods are not ordinarily interchangeable। अगर goods ordinarily interchangeable नहीं है तो उस केस में स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड को यूज किया जा सकता है। सो जहां गुड्स ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल हैं वहां पे वेटेड एवरेज या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और जहां गुड्स ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल नहीं है तो वहां पे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड परमिटेड होगा।
सो दिस स्टैंडर्ड इज नॉट अप्लाइड टू, तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 है वो कहाँ अप्लाई नहीं होता? तो देर आर फ्यू सिचुएशंस जहां पे ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता है। तो वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पे इस स्टैंडर्ड को यूज नहीं किया जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। सो जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें भी वर्क इन प्रोग्रेस होता है। तो वो कैसे होता है? लेट अस से एक बिल्डिंग बन रही है और बिल्डिंग के 4 फ्लोर्स हैं। 4 में से 2 फ्लोर्स पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, और 3rd फ्लोर के ऊपर काम चल रहा है। तो जिस फ्लोर के ऊपर काम चल रहा है तो उस फ्लोर का जो वैल्यू है वो कहलवाता है वर्क इन प्रोग्रेस। तो अगर कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसके ऊपर ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन अगर वो एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, उसके अंदर जो गुड्स बन रही हैं उसमें जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो ये एप्लीकेबल कहाँ पे नहीं होगा? जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें जो वर्क इन प्रोग्रेस है वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका जो वर्क इन प्रोग्रेस है तो उनके ऊपर भी ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। सिमिलरली अगर शेयर्स को, डिबेंचर्स को एज ए स्टॉक इन ट्रेड हमने होल्ड किया हुआ है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। सो स्टॉक इन ट्रेड का मीनिंग होता है जिसको हमने बेचने के लिए रखा होता है। तो अगर शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं और हमने उसको बेचने के लिए रखा हुआ है तो उसके ऊपर भी ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होता। तो इन दैट ऑल्सो दिस स्टैंडर्ड डज नॉट बिकम एप्लीकेबल। ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इन्वेंट्री ऑफ लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मिनरल ऑयल्स, ओट्स एंड गैसेज। तो लाइव स्टॉक होता है पशुधन, एनिमल्स। तो एनिमल्स के ऊपर, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर, मिनरल ऑयल्स, ओर्स और गैसेस के ऊपर। तो इनके ऊपर भी ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये सारे के सारे हमें कई बार इन्वेंट्री की फॉर्म में नजर आते हैं लेकिन इनके ऊपर ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप एवरीथिंग इज प्रॉपरली अंडरस्टूड टू अस और आपने अच्छे से नोट कर ली है। और अगर ऐसा है तो फटाफट स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर देंगे। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 के बारे में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, अब आप इसको ठीक से अंडरस्टैंड करते हैं और आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया है। सो क्विकली ये कंफर्मेशन ऐड कर देंगे बाय पोस्टिंग ए स्माइलिंग आइकन। कर दीजिए क्विकली। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम आने वाले वीडियोस में भी कंटिन्यू करेंगे और अभी आज के हम इस लेसन को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, अगर इस लेसन को लेकर के जो डिस्कशन हमने किया है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। कमेंट बॉक्स आपको हमेशा नजर रहता है, जबकि चैट बॉक्स जिसमें इस समय आप हैं वो आपको अभी अवेलेबल है। तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को आप कभी भी टाइप कर सकते हो। और
इस लेसन से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी नहीं है, कोई और क्वेरी है, तो आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल भी कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट को, एंड वी विल सूटेबली आंसर यू। अपना फ़ोन नंबर बेशक साथ में दे देना, तो अगर हमें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ती है ओवर फोन, तो वी कैन कॉल यू ऑल्सो। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो रूल्स हैं वो हमें फॉलो करना है। इसका जो वाई पार्ट है वो फिर हमें ICAI डिटेल में बताएगा, लेकिन पेपर में उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए जो हमारा फोकस है वो होना चाहिए फैक्ट्स के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर नहीं। तो रीजनिंग जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है वो आपको बताई जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। सो हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लासेस के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।